हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है। अगर हम पूरा बेस बना लेंगे कि हिस्ट्री को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से काल में कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है, तब हमारा जो इतिहास पढ़ने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और आगे की जो चैप्टर है उसमें हमको जो समझ जो डेवलप होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयाग पीएससी एकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है नवापारा राजीव में स्टार्ट हो चुका है। वहाँ एडमिशन के लिए तथा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का काल विभाजन। तो आप सभी भारत के इतिहास में पढ़े होंगे, भारत के इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। किस आधार पे? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के आधार पे। तो उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ के भी इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि भारत के इतिहास से ही तो हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास संबंधित रहेगा ना। जिस वे में जिस क्रम से भारत के इतिहास चला है उसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझेंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अगर आप भारत के इतिहास पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ने के साथ साथ आप भारत के इतिहास को भी हल्का सा पेज पलट के देखते चलिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी वे में समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक या हिस्ट्रिक, आप जो भी बोलना चाहे। तो ये था काल विभाजन किसके आधार पर? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पे। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जहां से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि मंदिर, मृदभांड, भवन, स्मारक, सिक्के, चित्रकला, वास्तुकला, गुहा अभिलेख, ये सभी जो चीज़ है वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। साहित्यिक स्रोत किसे कहेंगे? ऐसे स्रोत, साहित्य का मतलब होता है किताब, पुस्तकें, ज्ञान का भंडार। तो जिन किताबों से, पुस्तकों से, साहित्य से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो उसके आधार पर हम भारत के इतिहास को या छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो इन स्रोत के आधार पर हम किस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? ऐसा काल जिसमें हमको पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन किसी भी प्रकार के साहित्यिक स्रोत हमको नहीं मिला है, ऐसे काल को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्यों नहीं मिलता साहित्यिक स्रोत? क्योंकि इस काल के जो मानव थे उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। इस नाम से उन्होंने किसी भी प्रकार के साहित्यिक स्रोत, बुक, किताब, अभिलेख ये सभी नहीं लिखे, और जो नहीं लिखे तो हमको नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के काल को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मैंने अभी बताया, जैसे कि लकड़ी के औजार, कुदाल, इन सब चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में मानव थे और वो इस पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ प्रागैतिहासिक काल में विद्यमान थे। तो ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हों लेकिन किसी भी प्रकार के साहित्यिक स्रोत नहीं है उसे बोला जाएगा प्रागैतिहासिक काल। क्लियर? अब जो नेक्स्ट काल विभाजन है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? ऐसा काल जिसमें हमको पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी और साहित्यिक स्रोत भी। तो पुरातात्विक स्रोत तो मिल चुके हैं लेकिन जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ की जो लिपि थी, जो बोली थी, या जिस लिपि में यहाँ पे प्रयोग करके इन किताबों को लिखा गया है, या जो भी दीवारों पे, चित्रकला में, गुहा में जो लेख लिखा गया है, उन लेख को अभी तक किसी भी प्रकार से हम पढ़ नहीं सके हैं, इन साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे काल को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिनके साहित्य को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट काल विभाजन है वो है ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें हमको पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिले हैं और साहित्यिक स्रोत को हम अभी भली भांति पढ़ चुके हैं। उनमें क्या लिखा गया है, क्या ज्ञान की बातें लिखी गई है, उस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, स्पष्ट रूप से हम पढ़ चुके हैं और हमको समझ में भी आ चुका है। तो ऐसे
काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। साहित्यिक स्रोत भी हो, पुरातात्विक स्रोत भी हो और साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ भी सके हो। क्लियर? तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ का विभाजन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं विभिन्न प्रकार के भागों में। जैसे कि भारत के इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने जो छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल है उसको मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। एक एक काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों में बहुत ज़्यादा डीप में। इस काल से संबंधित कौन कौन से एरिया छत्तीसगढ़ में मौजूद है या पर्टिकुलर क्षेत्र कौन से जिले में है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल को जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक में हम देखे हैं कि साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए अगला है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा जो सभ्यता है हमारे भारत देश में एकमात्र सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है उस काल में छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस काल में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल था। हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो वर्णन है चारों युगों में मिलता है। इस नाम से हमें कह सकते हैं कि इस काल में भी था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे तो हम आएंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐसे काल जहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत को हम भली भांति पढ़ चुके हैं। तो इनके आधार पर ऐतिहासिक काल को और फर्दर डिवाइड करेंगे हम 3 भागों में। भारत के इतिहास में पढ़े होंगे प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के भी इतिहास को हम डिवाइड करेंगे। किस प्रकार से? प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहाँ से शुरू करेंगे? वैदिक काल में। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से। तो हम यहाँ पे वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल से शुरुआत करेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण काल और महाभारत काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र रामायणकालीन स्थल हैं, कौन कौन से क्षेत्र महाभारतकालीन स्थल हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि भारत के इतिहास में हम देखे होंगे समकालीन राष्ट्रीय राजवंश, जैसे कि 16 महाजनपद थे। महाजनपदों के बाद एक विशाल महाजनपद का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद किसका अस्तित्व आता है? मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में एरिया शामिल थे कि नहीं थे, और अगर थे तो कौन कौन से एरिया शामिल थे। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण वंश आते हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो इससे संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से शासक थे, स्वतंत्र थे या उसके अधीन शासन कर रहे थे, और अगर शासन कर रहे थे उसके अधीन तो कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। साथ ही साथ गुप्त वंश और इसके अलावा अन्य कोई और बातें होंगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत समकालीन हमारा चलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। राष्ट्रीय राजवंश के बाद देखेंगे कई हमारे ऐसे राजाएं थे या ऐसे वंश थे जो स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जैसे कि राजश्री, कुल्यतुल्य वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में मुख्यतः